हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के क्या डार्क हिस्ट्री रही है। आखिर बिग बॉस जैसा शो कैसे हमारे ऑडियंस पे इम्पैक्ट डालता है और कैसे सैडिज्म हमारे एवरीडे लाइफ में फैलाता है और कैसे जो हमारी यूथ जनरेशन है उन पर मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट भी डालता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं और आखिर बिग बॉस की हिस्ट्री क्या रही, आखिर इसकी कंस्पिरेसी कहाँ से ली गई थी, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था इस शो को बनाने के पीछे। तो समझते हैं आज के इस वीडियो में। अब हम समझते हैं आखिर बिग बॉस जैसे टीवी शोज में रियलिटी शो जो स्क्रिप्टेड है उसके अंदर क्या लोगों को देखने को मिलता है। इसके अंदर लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको एक कमरे के अंदर, एक हाउस के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उनको डिफरेंट तरीके के टास्क दिए जाते हैं उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देखकर। उसके बाद जो टास्क को परफॉर्म करता है वो उसके अंदर रहते हैं, इस कमरे के अंदर जो बिग बॉस का हाउस है, और जो नहीं कर पाता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। और एलिमिनेशन का तरीका जो है वो थोड़ा कैजुअल सा है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है वोटिंग के तौर पर। वोटिंग कराई जाती है हर हफ्ते और जो वोटिंग से जीत जाता है उसे रखा जाता है कमरे मतलब हाउस के अंदर, और जो नहीं जीत पाता उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। और बिग बॉस ऐसा शो जो है वो पूरा आर्गूमेंट से, पूरे लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ है और वायलेंटिक शो आप इसे आप कह सकते हैं। रियलाइजेशन क्या करवाना चाहता है, हरकतें ऐसी करोगे ना तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। औरतों की इज्जत करना सीखो, हाथ और हाथ उखाड़ दूंगा तेरा, समझ में आना। अब अगर करके छुआ भी तो देख, मतलब आंखें नोच लूंगा तेरी। देख रहा हूं क्योंकि जो एक स्क्रिप्टेड शो है और इसके स्क्रिप्ट के हिसाब से ये पूरा जो है वायलेंटिक शो है और ये करीब 100 दिनों तक चलता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है जो पार्टिसिपेंट होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है उससे कट ऑफ कर दिया जाता है जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका, और 100 दिनों तक उन्हें कैमरों की निगरानी के अंदर रहना पड़ता है। और इस शो का जो सिंपल सा मीनिंग यही है, लोगों को निगरानी के अंदर रहना है। और इस शो को जो जहाँ से कॉन्सेप्ट चुराया गया था उस शो के अंदर भी बिल्कुल यही था, और एक तरीके की डिक्टेटरशिप वाली ज़िंदगी के अंदर इनको रहना पड़ता है। दोस्तों, हम समझते हैं आखिर बिग बॉस की हिस्ट्री क्या रही है, उसके हम बाद वीडियो में आगे जाएंगे आखिर कैसे इम्पैक्ट डालता है। सबसे मैं पहली बात करूँ तो इसकी हिस्ट्री जो है आज से करीब 1949 में स्टार्ट हुई थी, जब जॉर्ज ऑरवेल करके एक इंग्लिश नोवेल राइटर, जिन्होंने एक लेजेंडरी नोवेल लिखी थी 1984 करके। 1984 जो नोवेल है उसके अंदर यही बताया गया था डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के बारे में। आखिर कैसे जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है वो कैसे लोगों को अपने निगरानी के अंदर रखती है। और इस किताब में लिखा गया था जो बिग जो ब्रदर है वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम उनके निगरानी में हो। इस पूरी किताब के अंदर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इसी से कॉन्सेप्ट लेके साल 1999 में नीदरलैंड के कुछ लोग थे, उन्होंने इससे कॉन्सेप्ट चुराया, आइडिया लिया और उसके बाद खुद का एक शो बनाया जिसका नाम बिग ब्रदर था। और जिन्होंने इस शो को बनाया था, जो मेन लीडर थे इस शो को बनवाने वाले, उनका नाम था जॉन डी मॉल, जो एक डच के रहने वाले थे। और उन्होंने ये सब करवाया। उसके बाद इसको कॉन्सेप्ट जो है 2 टीवी शो से और लिया गया जिससे शो थोड़ा अच्छा बन सके। और जो 2 टीवी शो थे, सबसे पहला था 1997 का एक्सपेडिशन रॉबिन्सन, जिससे थोड़ी आइडिया को लिया गया था, जिससे इस शेप को, जो शो है उसको थोड़ा शेप मिल सके और शो जो है देखने में और अच्छा हो सके। और एक और शो था जिससे आइडिया लिया गया था, वो था MTV का शो द रियल वर्ल्ड। और इन दोनों शो को मिलाकर और जो 1984 का जो नोवेल है उसको मिलाकर एक नया शो बनाया गया द बिग ब्रदर करके। और जो बिग ब्रदर है उसको धीरे धीरे करके पॉपुलैरिटी मिलने लगी, और जैसी पॉपुलैरिटी गेन हुई इस शो को, तो उसके बाद सिंपली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस शो को कॉपी कर लिया। और जो 10 करीब अप्रॉक्स 10 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस शो को कॉपी किया, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको पता है कभी कॉपी में पीछे तो रहने वाली है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने भी खुद का एक कॉपी करके एक बिग बॉस बना दिया बिग ब्रदर का। और बिग ब्रदर का जो बिग बॉस है वो 2006 में इंडिया में सबसे पहली बार दिखाया गया सोनी टीवी पे। और इनके जो पहले जो होस्ट थे, जो इसको होस्ट करने वाले थे, उनका नाम था अरशद वारसी। जो अरशद वारसी थे उन्होंने सबसे पहला सीज़न होस्ट किया बिग बॉस का। उसके बाद जो सेकंड सीज़न है, जब सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई, शिल्पा शेट्टी जब से होस्ट बनी थी बिग बॉस की अगले सीज़न से। और जो शिल्पा शेट्टी है वो बिग ब्रदर 5 जो नीदरलैंड का शो था उसमें विनर भी रह चुकी है। और इसी के बाद जो है बिग बॉस को पॉपुलैरिटी गेन हुई और सलमान खान जब से होस्ट बने तो और जाके बिग बॉस जो है पॉपुलर हो गया। 2013 में जाकर जो बिग बॉस है उसे कलर्स टीवी पे दिखाने लगते हैं, जो प्रोडक्शन हाउस, जो मैनेजमेंट हाउस होती है वो। उसके बाद साल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब बिग बॉस पॉपुलर हो जाता है उसके बाद बिग बॉस को अलग अलग लैंग्वेज में भी प्रोडक्शन मिलने लगते हैं हमारे इंडिया कंट्री में। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, इन लैंग्वेज में भी जो है बिग बॉस को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जो बिग बॉस है, जब हमारे इंडिया में OTT आ जाती है, तो जब बिग बॉस OTT पे दिखाया जाने लगता है तो हमारी बिग बॉस OTT भी बन जाती है बिग बॉस। दोस्तों, हमें बात करूँ जॉर्ज ऑरवेल की जो नॉवेल थी उसके अंदर बताया गया था
जो बिग ब्रदर है, बिग ब्रदर जो है वो एक तरीके का वार्निंग है और एक तरीके के डिक्टेटरशिप की तरह इशारा कर रहे थे जॉर्ज ऑरवेल अपने नोवेल में। और उसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि कैसे स्टालिन और हिटलर जैसी जो गवर्नमेंट है वो कैसे हमारे कंट्री के ऊपर, जैसे जर्मनी कंट्री है, उस पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और कैसे वो अपने निगरानी में सभी चीज़ों को रखा जा रहा है। जो जूइस जैसे लोग हैं उन्हें कैसे सर्विलेंस के अंदर रखा जा रहा है और उनके ऊपर एक तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। और कोई लीडर अगर उनके अपोनेंट में खड़ा हो रहा है हिटलर और स्टालिन के, तो कैसे उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। और इसके अंदर बताया गया था कैसे टेली स्क्रीन पर प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है पूरी जर्मनी के अंदर। और इसी नोवेल में पूरी स्टालिन और हिटलर जैसी सरकारों को ही टारगेट किया गया था। और ये जो नोवेल है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को चुराने के बाद बिग ब्रदर करके कुछ अजीब ही शो बना दिया गया। और मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे कल्ट ऑफ सुप्रीम लीडर को भी दिखाया गया कि आखिर कैसे जो लीडर्स हैं, जो जैसे कि हिटलर हो गए, वो अपनी आइडियोलॉजी बनाने के लिए पूरी मीडिया को ही खरीद रखी है। वो उसकी जो आइडियोलॉजी है और अपना जो पर्सनैलिटी है लोगों के सामने कितना अच्छा बना रखा है कि हिटलर मार्गरेट है, लेकिन हिटलर कुछ अलग काम कर रहा है आपको जर्मनी के अंदर, वो आपको इस पूरी नोवेल के अंदर ही बताया गया था। मैं बात करूँ तो नोवेल के अंदर कुछ स्लोगन भी दी गई थी, जैसे कि इग्नोरेंस इज़ अ स्ट्रेंथ, जो इग्नोरेंस करना जो एक तरीके से ताकत है। उसके बाद सेकंड जो इसकी स्लोगन थी वो थी वॉर इज पीस, जो युद्ध करना क्या है एक शांति है। और थर्ड स्लोगन थी फ्रीडम इज स्लेवरी, जो फ्रीडम है वो एक तरीके का स्लेवरी है। यही तीन जो है स्लोगन आपको इस मेनली इस बुक के अंदर देखने को मिलती है। अब हम समझते हैं आखिर बिग बॉस जैसे सोच से कैसे हमारे हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। जो वहाँ के लोग हैं जो पार्टिसिपेंट करते हैं पहले उनकी जानते हैं उनकी हेल्थ पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है। तो बिग बॉस जैसा जो शो है उसके अंदर क्या होता है, जो लोग को है पूरे दिन कैमरा के अंदर रहना पड़ता है और कैमरा के अंदर रहने के कारण उनकी जो लैक मतलब उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। और प्राइवेसी नहीं मिलने के कारण क्या होता है, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है, उनका जो रहने सहने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमें पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम 1 डे तक अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी हैबिट जो है उसी की तरफ मतलब बन जाती है। तो वैसे ही जो लोग को करीब 100 डेज तक रहना पड़ता है इसके अंदर लैक ऑफ प्राइवेसी के कारण, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बिगड़ जाता है, उनका जो रहने का तरीका है, लाइफ प्रोसेस वो भी अलग हो जाता है, टाइम टेबल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण ये भी बहुत बड़ी दिक्कत उनको देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँ सेकेंडली, अगर कोई व्यक्ति है, हमें पता है कि जो बिग बॉस है पूरा आर्गूमेंट से भरा हुआ एक वायलेंटिक शो है। जिससे जो वहाँ के जो पार्टिसिपेंट है उनको आपस में एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना पड़ता है और इसी के कारण आपस में लड़ने के कारण उनके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस शो के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है और सबसे वाहियात और घटिया शो मेरी तरफ से माने तो यह है, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि राहुल वैद्य करके एक पार्टिसिपेंट थे जो बिग बॉस के सीज़न में फ़ाइनल तो जीत नहीं पाए थे, लेकिन अब फाइनल नहीं जीतने के कारण भी उनको मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। जो उनका मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो गया था, जिनके कारण उन्हें साइकोलॉजी से दिखाना पड़ा था और उनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ा था। जितने भी बिग बॉस के पार्टिसिपेंट होते हैं, जब शो खत्म हो जाता है, सीज़न जब उनका खत्म हो जाता है, तो उसके बाद डायरेक्टली वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। मैं बात करूँ बिग बॉस में, तो बिग बॉस में पता है 24 घंटे कैमरा के सामने रहना पड़ता है और इनसे क्या होता है, एंजाइटी लेवल भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है और हमें लगता है कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है, वहाँ कैमरा है, ऊपर कैमरा है, हर जगह कैमरा है, तो इनसे एंजाइटी लेवल भी आपको देखने को मिलती है लोगों के बीच में। इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको फिल्मिंग के चक्कर में, लॉन्ग आवर फिल्मिंग के कारण न्यूट्रिशन भी प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है उनकी हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनका जो डाइटरी सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है, न्यूट्रिशन लेवल भी डाउन होने को देखने को मिलता है। और ये बहुत बड़ा जो है रीज़न रहा है जो बिग बॉस जैसे शो के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ने का। और बिग बॉस जैसा शो जो है उनके व्यवहार को भी बहुत बड़ा ठेस पहुँचाता है। अगर कोई बड़ा पार्टिसिपेंट है यानी जिसके पास फैन फ्लोइंग ज़्यादा है और कोई छोटा जो है पार्टिसिपेंट के पास फैन फ्लोइंग कम है, अगर छोटे वाले ने बड़े को कुछ कह दिया फैन फ्लोइंग के हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगी। अगर उसको क्रिटिसाइज़ कर रखे बड़े को, तो इससे क्या होगा, जो बाहर के लोग हैं वो भी ट्रोल करेंगे, इससे बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ जाता है लोगों के बीच में, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके बीच में, और डाइट भी उनकी ख़राब हो जाती है। तो हम समझते हैं आखिर कैसे जो बिग बॉस जैसे शो है वो कैसे हैवी डोज देते हैं अपने व्यूअर्स को। सबसे पहला 2 केसेस होता है इसका। सबसे पहला आता है हमारा एवरीडे सैडिज्म और दूसरा आता है हमारा एवरीडे बॉयज़िज्म। जो एवरीडे सैडिज्म उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सैडिज्म। सैडिज्म का शब्द का मतलब है किसी को इंसल्ट करके, किसी की बेइज्जती करके अपने आप में एक प्लेजर ढूंढना। और जो सैडिज्म है वो ऐसा शब्द है जैसे कि कोई लोग है जो किसी के पास ये पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी वाले लोग को कहेंगे हम सैडिस्ट पर्सनैलिटी के लोग। ऐसे 2 ही लोग होते हैं, या तो मर्डरर है कोई, या तो कोई साइकोपाथ है। ऐसे 2 लोग जो होते हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से जो कुछ कम एक्सट्रीम लेवल वाले लोग होते हैं, जो जिनको ऐसा करना अच्छा लगता है और उसमें प्लेजर ढूंढते हैं, उसे हम कहते हैं एवरीडे सैडिज्म, क्योंकि वो हमारे एवरीडे लाइफ में बिलोंग करते हैं।
मैं बात करूँ आखिर एवरीडे सैडिज्म के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है स्ट्रीट फाइट। अगर कहीं सड़क पे लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे अधिकतर पहली बात भीड़ लग जाता है, और जो कुछ लोग होते हैं उसमें अपना प्लेजर ढूंढते हैं। जो भीड़ वाले लोग होते हैं, कुछ ही % ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई छुड़वाने में मदद करते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है लोगों की, उसी को कहते हैं हम सैडिस्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि इन्हें प्लेजर मिल रहा है। तो बात करूँ दूसरी पर्सनैलिटी, जैसे कि बाई चांस कोई पुलिस फ्रेंड होते हैं, जैसे कि आप कॉलेज और स्कूल में कहीं जा रहे हो, वहाँ पे जो आपके दोस्त हैं आपके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं और आपको जो है ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सैडिस्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, और ऐसे हम एवरीडे सैडिस्ट का एग्जांपल भी कह सकते हैं। इसका तीसरा एग्जांपल हो सकता है, सड़क पे कोई कुत्ता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कुत्ते को परेशान करते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, और ये भी सैडिस्ट पर्सनैलिटी के लोग हैं, और ये भी एवरीडे सैडिज्म में ही आते हैं। और चौथा एग्जांपल हो सकता है इसका मॉब लिंचिंग। अगर आपने आज से करीब 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे पालघर में 2 साधुओं को पीटा गया था, और 2 साधुओं को पीटा गया था और इससे लोगों ने अपना प्लेजर डिराइव किया था, क्योंकि पीटने का सबसे बड़ा रीज़न था, उन्हें एक र्यूमर फैला दिया गया था कि ये जो दोनों चाइल्ड किडनैपर है, और इसीलिए दोनों साधुओं को पीट के हत्या कर दी गई थी। तो ये भी एक तरीके का प्लेजर उठाना होता है, और जो जिन्होंने इनको पीटा था उनका नाम, वो भी एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी के लोग थे, और ये भी एवरीडे सैडिज्म का एग्जाम्पल है। और सबसे चौथा जो एग्जांपल आता है, अगर कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय पे बार बार गुस्सा कर रहा है और अपना प्लेजर डिराइव कर रहा है इससे, और ये पूरी जो सैडिस्ट पर्सनैलिटी है बॉस की, ये भी एवरीडे सैडिज्म का ही एग्जांपल है। मैं बात करूँ फिफ्थ एग्जांपल, जैसे कि मार्केट में आप जा रहे हो, वहाँ पे एक चोर पकड़ा जाता है, और चोर पकड़ा जाता है तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे मारती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आपको नहीं पता। जो भीड़ है उसको थीफ को मारने में मज़ा आ रहा है, और ये भी एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल है। दोस्तों 2018 के रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग ने कहा था कि जो वीडियो गेम जो व्यक्ति खेलता है, यानी कि मान के चलो वो एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी का है, क्योंकि वो अपना प्लेजर डिराइव कर रहा है लोगों को मारकर वीडियो गेम के अंदर, और ऐसे लोग जो है वो भी सैडिज्म एवरीडे सैडिज्म का ही एग्जांपल है। मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो यही दिखाती है, एक्सप्लॉइट करती है कि आखिर कैसे कैसे एवरीडे सैडिज्म हो सकते हैं, और एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी को दिखाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है हमारा द प्लेटफॉर्म करके एक टीवी वेब सीरीज़ था, उसको आप देख सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल आता है हमारा बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ जो हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, और रोडीज़ जैसे टीवी शो MTV के यही सी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो लोग होते हैं उनके अंदर एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी जगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने जैसे बिग बॉस देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे कि मान के चलो कोई आदमी जो है कोई गोबर में नहा रहा है, कोई तो पानी में साबुन मिला के पिला रहा है किसी को, और बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ में आपने देखा होगा कि कोई तो चॉक स्लैम दे रहा है एक दूसरे को, और कोई तो क्या कर रहा है, एक लड़की जब वॉशरूम में नहा रही है तो क्या कर रहा है, उसके ताला को तोड़ दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना स्टूपिड और नॉनसेंस शो है ये, ऐसे बिग बॉस जैसे, और ऐसे शोज़ को क्या हो रहा है इंडिया में बढ़ावा मिल रहा है देखने को आपको, और ये चीज़ें जो है हमारे एवरीडे सैडिज्म को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। और इस टीवी शो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दूसरे को ह्यूमिलेट करना है, और इससे क्या मिलता है, इन टीवी शोज़ को TRP मिलती है, और इनकी जो TRP है हाई जाती है, और इसी का कारण जो है बिग बॉस जैसा टीवी शो जो है इंडिया का 2nd नंबर सबसे ज़्यादा देखने वाला टीवी शो बन जाता है। अब हम समझते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, जो था हमारा वॉयरिज्म। वॉयरिज्म की मैं बात करूं तो वॉयरिज्म में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो दूसरे के प्राइवेट लाइफ को देखकर उसमें अपना प्लेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी का MMS लीक हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, उस MMS को सर्च करने की कोशिश करते हैं बार बार। और दूसरा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं डेली ब्लॉग्स, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसके आप डेली ब्लॉग्स देखते होंगे, लेकिन ऐसे ब्लॉग्स को देखकर क्या कर रहे हैं, आप उनके प्राइवेट लाइफ में आप देख रहे हैं, आप भी एक तरीके के वॉयरिज्म के कैटेगरी में आते हैं, और आप भी प्लेजर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूँ तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, अगर उनका बच्चा रो रहा है तो वो पहले क्या करेंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे, पहले कैमरा उठाएंगे और कंटेंट बना डालेंगे, और ऐसे लोग की कैटेगरी में भी आप भी आ रहे हैं। मैं बात करूँ तो जैसे कि CCTV फुटेज, बहुत सारे जगह पे जैसे कि कोई बाइक चोरी कर रहा है तो उसकी CCTV फुटेज आपको देखने में अच्छा लगता है, कोई भूत है तो आपको उसके पीछे जाएंगे, आप फेक वीडियो देखेंगे, और आपको इसी से अपना एक प्लेजर डिराइव करने में अच्छा लग रहा है, आप भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो बिग बॉस के अंदर करीब पिछले सीजन में 98 कैमरास लगे हुए थे, और 224 आवर जो है उसकी क्या करी गई थी, लाइव स्ट्रीमिंग करी गई थी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे। और इसमें क्या हो रहा था, जो हमारे देश में वैसी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कुछ लोग फ्री घर में बैठे रहते हैं, तो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो मैं भी क्या करूँ 24 आवर की जो लाइव स्ट्रीमिंग में है वो भी अलग अलग एंगल से मैं देख सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो वॉयरिज्म के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इससे अपना वो प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। बिग बॉस जैसी टीवी शोज़ को हम रियलिटी टीवी शोज़ कहते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ रियल नाम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ में बताया जाता है उनके पार्टिसिपेंट को कि आपको क्या करना है, अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में बताना है, जिससे हमें TRP मिल सके और जो हमारा शो है वो नंबर 1 शो बन सके। और बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ में आपने कभी देखा नहीं होगा कि जो लोग होते हैं वो अपना नेचुरल बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कैमरा है वो 24 घंटे निगरानी रखने वाला है, तो क्या करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं वो अपने जो नेचुरल बिहेवियर है उनको छुपा के रखते हैं।
और मैं बात करूँ तो बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ में कोई एजुकेटेड आज तक कोई बंदा गया नहीं है, क्योंकि बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ में कोई एजुकेटेड बंदा जाना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि इसमें ह्यूमिलेशन के साथ साथ जो है इंसल्ट देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूँ विकास दिव्यकीर्ति सर की, जो एक तरीके के टीचर हैं और फिलोसफी को और बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ों को उन्होंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, और उनका नाम चलता है इसकी फील्ड में। लेकिन ऐसे चीपेस्ट शो को वो मतलब जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट में। और मैं बात करूँ तो खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी सुपरस्टार है, वो एक बार गए थे बिग बॉस में, और उन्होंने बिग बॉस में जब गए तो उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो जो बिग बॉस जैसे शो है वो चाहता है कि उनको टीआरपी मिल सके, भले जो उनके जो पार्टिसिपेंट है उनकी इंसल्ट हो, भले उनको लड़ना पड़े, उनको ह्यूमिलेट करना पड़े, लेकिन उनको क्या चाहिए, एक तरीके का प्लेजर चाहिए बिग बॉस जैसे टीवी शोज़ को, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही पूरा ह्यूमिलेशन पे बेस्ड है। और बिग बॉस जो है एक तरीके का चीपेस्ट फॉर्म है एंटरटेनमेंट का। जब खेसारी लाल यादव से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपको बिग बॉस में जाकर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे चीपेस्ट शो में मुझे जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मनुष्य के बेस में सब लोग क्या है, एक तरीके दानव है। और उन्होंने ये लाइन कही थी टाइम्स ऑफ इंडिया से। अगर बीच में था वहाँ इंसान के रूप में सबके सब शैतानी हरकत कर रहे थे, और वहाँ इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। तो आपको जीतना है तो आपको ह्यूमिलेट होना और इंसल्ट करना आपको आना चाहिए, एक दूसरे को बैक बाइटिंग करनी आनी चाहिए आपको। और खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा था कि ऐसे चीपेस्ट शो में जाना बिल्कुल बेकार है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।